हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, सीटेट के लिए हम पढ़ रहे हैं मैथ पेडागोजी। तो इसमें हमारी पहली क्लास हो चुकी थी, आज हमारी क्लास सेकंड होगी। ठीक है, फर्स्ट क्लास में हमने आपको गणित के बारे में बेसिक से बता दिया था कि गणित की उत्पत्ति कैसे हुई, गणित का अर्थ क्या होता है, गणित की प्रकृति क्या होती है। ठीक है, तो जो आज हमारी क्लास होगी वो सेकंड क्लास होगी। ठीक है, किसकी? मैथ पेडागोजी की। और ये सीटेट के लिए ही नहीं, अदर टेट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे गणित की तार्किकता। ऐसा कोई भी टेट एग्जाम्स नहीं है जिसमें गणित की तार्किकता से एक क्वेश्चन ना आए, क्योंकि ये आपकी सिलेबस में दिया गया है गणित में तार्किकता क्या होती है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ पर एक बार आप देख लें कि गणित में तार्किकता क्या होती है, तार्किकता की किस विद्वान ने क्या परिभाषा दी है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, और तार्किकता कितनी प्रकार की होती है। तो आपको पता होगा कि जो गणित की प्रकृति है वो तार्किक है। ठीक है, तार्किक होने के साथ ही साथ गणित की प्रकृति कैसी होती है? अमूर्त होती है। ठीक है, यथार्थ पर आधारित होती है, क्रमबद्ध होती है। ठीक है, तो ये सारी जो प्रकृति थी गणित की वो हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दी है। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है और यदि आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख लें। ठीक है, और यहाँ पर आपके मैथ पेडागोजी की बहुत बेहतर तैयारी होगी। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं अपना सेशन। सबसे पहले क्या दिया गया है? गणित में तार्किकता यानी गणित की तर्क शक्ति क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बार देखें क्या दिया गया है कि जो तर्क शक्ति है वो चिंतन का उत्कृष्ट रूप एवं जटिल मानसिक प्रक्रिया है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे विकास के आयाम होते हैं, आपने पढ़ा होगा CDP में कि विकास के हमारे 5-6 आयाम होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होता है हमारा शारीरिक विकास। ठीक है, कौन सा होता है? शारीरिक विकास। दूसरा हमारा होता है मानसिक विकास। ठीक है, तीसरा हमारा होता है सामाजिक विकास, चौथा होता है संवेगात्मक विकास। इस तरह से अन्य विकास भी होते हैं, जैसे भाषिक विकास हो गया। ठीक है, जैसे संज्ञानात्मक विकास हो गया। तो इस सारे हमारे मतलब विकास के आयाम होते हैं। तो यदि आपसे पूछ लें कि जो गणित में तार्किकता है वो किस आयाम पर निर्भर करती है, मतलब इनमें से किस आयाम में गणित की तार्किकता आपको दिखाई देती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मानसिक विकास। अब आपको पता होना चाहिए कि आपके शारीरिक विकास में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, आपके मानसिक विकास में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, सामाजिक में कौन से आते हैं, संज्ञानात्मक में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो मानसिक विकास है, तार्किकता मानसिक विकास का एक अंग होती है, ऐसा मान के चलेंगे हम। ठीक है, तो जो मानसिक विकास है मतलब जो मानसिक विकास है इसमें और क्या क्या आता है। ठीक है, तो मानसिक विकास में हमारी सारी मानसिक क्रियाएं। अब मानसिक क्रियाएं क्या होती हैं? तो जैसे कह दिया संवेदना। ठीक है, संवेदना के बाद जैसे कह दें प्रत्यक्षीकरण हो गया, तर्क हो गया, चिंतन हो गया। ठीक है, इसके अलावा समस्या समाधान हो गया, बुद्धि हो गया। अन्य जितनी भी हमारी मानसिक क्रियाएं होती हैं ये सभी की सभी किस में आती हैं? हमारे मानसिक विकास में। ठीक है, तो जो गणित में तार्किकता है वो भी किसका अंग होगा? तो मानसिक विकास का। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर दिया गया है कि जो तर्क शक्ति है, क्या है? तर्क शक्ति है चिंतन का उत्कृष्ट रूप एवं जटिल मानसिक प्रक्रिया है। तो जो तर्क शक्ति होती है वो किसका रूप होती है? चिंतन का। और चिंतन किसका पक्ष होता है? हमारे मानसिक विकास का। ठीक है, तो जब हमारे सामने कोई भी समस्या आती है तो हम क्या करते हैं? चिंतन प्रारंभ कर देते हैं उस समस्या के बारे में कि इस समस्या को कैसे सॉल्व करें। तरह तरह के विचार हमारे मन में आते हैं। ठीक है, और जब हम चिंतन करने लगते हैं तो एक ऐसा तर्क निकल के आता है हमारे सामने कि हम उस समस्या को समाधान आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यही होती है तर्क शक्ति। ठीक है, तो आपको तर्क शक्ति अच्छे से समझ में आया क्या? फिर यहाँ पर दिया है कि जो तर्क शक्ति है वो जटिल मानसिक प्रक्रिया है, मतलब कई मानसिक प्रक्रियाओं से होकर गुजरते हुए अंत में हमें एक बहुत बेहतर तर्क प्राप्त होता है जिसके माध्यम से हम समस्या का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जो तर्क होता है वो कार्य कारण में संबंध स्थापित करके, मतलब कार्य क्या हो रहा है और उसके पीछे का कारण क्या है, इसमें संबंध स्थापित करने का कार्य कौन करता है? तर्क करता है। ठीक है, और संबंध स्थापित करके हमें निष्कर्ष पर पहुंचाने और समस्या समाधान करने में सहायता देता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बन सकता है आपका कि समस्या समाधान का प्रमुख, मतलब जैसे कह दें कि गणित के क्षेत्र में समस्या का समाधान करना चाहता है कोई बालक, तो उसमें सबसे मजबूत पक्ष कौन सा होगा? गणित में तार्किकता होगी, गणित में चिंतन होगा, क्या होगा? तो गणित में तार्किकता, क्योंकि जो गणित है वो तार्किकता पर आधारित है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट अच्छे से आपको समझ में आ चुके होंगे। अब हम देख लेते हैं कि जो तर्क शक्ति होती है इसकी 2-3 परिभाषाएं हैं जो कि महत्वपूर्ण है, आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, या फिर पूछी नहीं जाएंगी तो ये इसकी मतलब तर्क की हम क्या मान सकते हैं? विशेषताएं भी मान सकते हो, ऑप्शन में दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या दिया गया है? स्किनर महोदय के अनुसार इन्होंने कहा है कि तर्क शब्द का प्रयोग कारण और प्रभाव के संबंधों की मानसिक स्वीकृति व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो आपको बस ये याद रखना है कि कारण और प्रभाव की बात कौन करते हैं तर्क के क्षेत्र में? स्किनर महोदय। ठीक है, तो कारण मतलब
क्या कारण है और उसका प्रभाव क्या पड़ा, यही तर्क है। किसने कहा है? स्किनर ने। ठीक है, नेक्स्ट है मन के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है कि तर्क उस समस्या को हल करने के लिए, मतलब कोई समस्या है उसको हल करने के लिए अतीत के अनुभव, मतलब जो हमारे पुराने अनुभव हैं उनको सम्मिलित रूप प्रदान करता है। मतलब यदि हम किसी समस्या का समाधान कर रहे हैं तो उसमें केवल हमारे तुरंत के अनुभव तो शामिल होंगे नहीं, क्योंकि तुरंत हमें इतना अच्छा तर्क नहीं आ सकता कि हम समस्या समाधान कर सकें। तो समस्या के समाधान करने के लिए हमारे पुराने अनुभव साथ देते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन कहते हैं? हमारे मन कहते हैं। ठीक है, जिनका केवल पिछले संसाधनों का प्रयोग करके हल नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने ये बात कही है कि जो तर्क होता है उसको ना तो केवल नवीन अनुभव के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है और ना ही पुराने अनुभवों के द्वारा, बल्कि दोनों का सम्मिलित रूप होना चाहिए समस्या का समाधान करने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों परिभाषाएं आप याद रखना। ठीक, अब देख लेते हैं तर्क के सोपान। तो कभी कभी पूछ लेता है इनका क्रम कि तर्क के सोपान निम्न में से इनका सही क्रम क्या होगा, या फिर तर्क का कौन सा सोपान है, कौन सा सोपान नहीं है। ठीक है, तो जॉन डीवी के अनुसार, आपने पढ़ा होगा जॉन डीवी के बारे में, प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन होती है, प्रगतिशील शिक्षा, उसके जनक माने जाते हैं कौन? जॉन डीवी। ठीक है, और इन्होंने स्कूल एंड सोसाइटी नामक पुस्तक भी दी थी, और इन्होंने लेबोरेटरी विद्यालय स्थापित किए। और जॉन डीवी जो है इन्होंने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया था। ठीक है, जिसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम को बताया। ठीक है, तो इन्होंने तर्क के सोपान भी दिए हैं। तो क्या बताया है इन्होंने? तर्क शक्ति के 5 सोपान दिए हैं। कौन कौन से हैं? तो एक क्रम से दिए गए हैं। सबसे पहले समस्या उपस्थित होती है किसी भी व्यक्ति के सामने, फिर समस्या के बारे में वह व्यक्ति जानकारी प्राप्त करना चाहता है कि समस्या आई कहाँ से है। इसके बाद उसके उपाय ढूंढता है, समस्या समाधान के उपाय, कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। फिर कई उपाय ढूंढता है यहाँ पर। ठीक है, जैसे 4 उपाय उसके पास आ गए। अब इसमें से कोई एक ही उपाय बेस्ट होगा जिसका वह चुनाव करेगा समस्या को समाधान करने के लिए। ठीक है, तो उपाय का चुनाव करना और फिर उपाय का उपयोग, उस एक उपाय को फिर यूज करेगा और इसके बाद में उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो इसे एक बार अच्छे से पढ़ लें। समस्या की उपस्थिति, समस्या के बारे में जानकारी, समस्या के समाधान के उपाय, समस्या का चुनाव करना और उपाय का उपयोग करना। तो ये किसने बताया है सोपान? जॉन डीवी ने बताया, और तर्क के 5 सोपान है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि तार्किकता की विशेषताएं क्या होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है आपका। पूछ लेगा कि निम्न में से गणित में तार्किकता की कौन सी एक विशेषता नहीं है या कौन सी है। तो गणित में जो तार्किकता होती है उसमें सरलता पाई जाती है, परिशुद्धता पाई जाती है, सुस्पष्टता एवं यथार्थता, मौलिकता, परिणामों की सुनिश्चितता और परिणामों का सत्यापन। ठीक है, तो देखते हैं तार्किकता की विशेषताओं में सबसे पहले दिया है सरलता। क्या होती है सरलता? तो जो गणित के तथ्य हैं वो सरल भाषा में होने चाहिए, मतलब जो गणित के तथ्य होते हैं उसमें सरलता होनी चाहिए, तथा क्रमबद्ध, सरल और जटिल, मतलब क्रमबद्ध तो होंगे ही, साथ ही साथ सरल से जटिल की ओर होने चाहिए, क्योंकि बालक जो होता है पहले सरल चीज़ों को समझता है, सरल चीज़ों को जानता है, इसके बाद वह जटिल चीज़ें जानना प्रारंभ करता है। तो इस प्रकार से गणित के तथ्यों में क्या होनी चाहिए? सरलता होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, और गणित के जो तथ्य हैं वो सरल से जटिल की ओर होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है परिशुद्धता। तो परिशुद्धता क्या होती है? तो चिंतन, तर्क, निर्णय में परिशुद्धता 100% होनी चाहिए। यदि गणित में परिशुद्धता नहीं है तो उसका आंसर कभी भी सही नहीं आ सकता, उसका परिणाम हमेशा गलत ही आएगा। तो इस कारण से गणित में क्या होनी चाहिए? परिशुद्धता होनी चाहिए 100%। ठीक है, फिर दिया है सुस्पष्टता एवं यथार्थता, मतलब समस्याओं का सामान्य रूप से स्पष्ट यथार्थ चिंतन, मतलब कोई भी समस्या है तो उसका समाधान करना है तो स्पष्टता से करना चाहिए और यथार्थ पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, तभी वो समस्या का समाधान माना जाएगा, अन्यथा समस्या समस्या ही रहेगी। ठीक है, तो तार्किकता में क्या होना चाहिए? सुस्पष्टता एवं यथार्थता। नेक्स्ट है मौलिकता। मौलिकता क्या है? तो स्वयं के द्वारा कार्य करना, ना कि नकल से, मतलब किसी अन्य पर निर्भर ना रह के स्वयं के माध्यम से अच्छा कार्य करना ही मौलिकता कहलाती है। ठीक है, और जो मौलिकता होती है आपने पढ़ा होगा, जो आपका चिंतन होता है उसका महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है मौलिकता। नेक्स्ट है परिणामों की सुनिश्चितता, मतलब गणित के जो परिणाम होते हैं वो सुनिश्चित होते हैं। यदि आंसर 5 आ रहा है किसी क्वेश्चन का तो 5 ही आएगा, ये निश्चित है। ठीक है, 6 नहीं हो सकता। नेक्स्ट है परिणामों का सत्यापन, जब अंत में जब हमारी समस्या का समाधान हो जाता है तो फिर उसका सत्यापन किया जाता है कि ये सही है या फिर गलत है। ठीक, अब देख लेते हैं तार्किकता के प्रकार। क्या होते हैं तार्किकता के प्रकार? तो आपने पढ़ा होगा कि जो तर्क होता है सीडीपी में वो 2 प्रकार का होता है। तो कहीं भी चले जाइए मैथ में या फिर अन्य सब्जेक्ट में, तो तर्क 2 ही प्रकार के होते। एक होता है आगमनात्मक तर्क और दूसरा होता है निगमनात्मक तर्क। तो क्या होता है आगमनात्मक तर्क? आगमन
तर्क में, यहाँ पर तर्क होगा, ठीक है। आगमन तर्क में हम उपलब्ध प्रमाणों से निष्कर्ष निकालने से आरंभ करते हैं, मतलब सबसे पहले बालक के सामने हम बहुत सारे उदाहरण रखते हैं और इसके बाद हम एक नियम पर पहुंचते हैं, ठीक है। तो यही होता है हमारा आगमनात्मक तर्क, ठीक है। अधिकतर वैज्ञानिक तर्क आगमन प्रकृति के ही होते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है, उपलब्ध प्रमाणों से, मतलब उपलब्ध जो प्रमाण होते हैं उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं। निगमन तर्क में पहले से हमें कोई कथन दे दिया जाता है, कोई नियम हमें बता दिया जाता है और उसी नियम के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो यहाँ पर मतलब प्रेजेंट में, मतलब तुरंत जो प्रमाण उपलब्ध है, ठीक है, तो उसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हो। और यहाँ पर पहले से आपको कोई भी कथन दे दिया जाता पहले से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से वह कौन सा तर्क है जिसमें हमें वर्तमान में उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर निष्कर्ष निकालना होता है, तो वो आगमन तर्क होता है, मतलब वर्तमान में, ठीक है। और यदि कह दें कि वह कौन सा तर्क है जिसमें हमें पहले से दिए गए कथनों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं, तो वो होता है हमारा निगमनात्मक तर्क। आपने विधि भी पढ़ी होगी, आगमन विधि और निगमन विधि, तो सेम वही है यहाँ पर प्रोसेस। जो आगमन विधि होती है उसमें पहले हम उदाहरण दिखाते हैं बालक को बहुत सारे और उसके बाद हम एक नियम पर पहुंचते हैं। और जो निगमन विधि होती है उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले बालक को नियम बता देते हैं, इसके बाद हम उदाहरण पर जाते हैं। और ये व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। क्वेश्चन पूछा गया था अभी संविदा शिक्षक वर्ग 3 में कि व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। अब उसमें दिया था आगमन विधि, दूसरा दिया था निगमन विधि, तीसरा ऑप्शन था आगमन निगमन विधि। तो ये आगमन और निगमन विधि मतलब बहुत ही व्याकरण शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि मानी गई है, ठीक है। तो ये तार्किकता के प्रकार हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हमारी गणित की भाषा पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख लें, गणित की भाषा के बारे में हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, इससे भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आज का सेशन और यहाँ पर हम शॉर्ट ही वीडियो रखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए और आप इतना कवर भी कर सकें, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास रखने से क्या होता है, बच्चे इतना सारा कवर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यदि आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।